हेलो, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा अपने बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन नामक एक जटिल प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही फेथफुल लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। चूँकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी बातें आती हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को दो भागों में बांटकर प्रेजेंट कर रहा हूँ। आइए पहले पार्ट का हम लोग अध्ययन करें। सामान्य रूप से किसी केमिकल के निर्माण को संश्लेषण या सिंथेसिस कहा जाता है, लेकिन डीएनए के निर्माण को रिप्लिकेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो जब एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी ने 1944 में बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो यह तय हो गया कि डीएनए के हर एक बेस की सजावट अपने आप में विशेष है। इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन होने से लक्षणों के ट्रेट, उसके प्रकार में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जब सेल डिवीजन हो तो उस समय डीएनए का निर्माण इतने विश्वसनीय तरीके से होना चाहिए कि दो डॉटर डीएनए में किसी भी प्रकार का एक भी बेस का परिवर्तन, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी दोनों डीएनए एकदम मदर डीएनए का ट्रू कॉपी हो। तो ट्रू कॉपी का बनना, प्रतिकृति का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। अब जब वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई थी, तो उसी समय उन्होंने डीएनए के निर्माण पर भी अपना विचार दिया। उन्होंने डीएनए के निर्माण की इस विधि को सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, अर्ध संरक्षित प्रतिकृतिकरण नाम दिया। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बनेंगे तो दोनों में एक धागा मदर डीएनए का होगा और दूसरा धागा का नया निर्माण होगा। यानी हर डीएनए का एक धागा पुराना और एक धागा नया होगा। इस तरह बनने वाले डॉटर सेल्स के सभी डीएनए में आधा नया आधा पुराना होगा। अब यह कैसे संभव है? तो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन के लिए पहली ज़रूरत है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएं। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब ये अलग होके क्या करेंगे? तो दोनों स्ट्रैंड एक टेम्पलेट, एक सांचे का काम करेंगे। उनके ऊपर जो ए, टी, सी, जी इन 4 बेसेज के रूप में न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स पर चारगाफ के नियम का पालन करते हुए ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी और जी के सामने सी, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते चले जाएंगे। अब इन अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को एक धागे के रूप में पिरोने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम्स होने चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारने के लिए भी एंजाइम होने चाहिए। तो इन विभिन्न एंजाइम्स की खोज की ज़रूरत थी। अब द टू डॉटर डीएनए, वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, अनदर इज न्यू, so it is half conserved in each. There is never a complete new synthesis of double-stranded DNA.
कुछ लोगों ने कहा कि एक डीएनए को देखकर दूसरा डीएनए का निर्माण होता है, उसका नाम दिया गया था कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह कंजर्वेटिव नहीं, सेमी कंजर्वेटिव होता है। हर हाल में एक पुराने पर एक नए का निर्माण होगा। लेकिन किसी भी थ्योरी को तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती है जब तक कि उसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होगा। तो मेसेल्सन और स्टाल ने हायर आइसोटोपिक नाइट्रोजन N15 नाइट्रोजन वाले मीडियम में बैक्टीरिया को पाला। अमोनियम क्लोराइड और पोटासियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स को अगर कल्चर मीडियम में यूज किया जाता है और उसका नाइट्रोजन N15 हो तो 2-4-10 जनरेशन के बाद सारे बैक्टीरिया रेडियो लेबल्ड हो जाते हैं। अब इनमें से थोड़ा सा बैक्टीरिया लेकर उसे N14 यानी नॉर्मल मीडियम में पाला गया। तो पहली पीढ़ी में जब डीएनए का निर्माण हुआ तो सारे के सारे डीएनए हाइब्रिड हो गए। हाइब्रिड करने का मतलब अगर एक धागा पुराना और एक धागा नया होगा तो पुराना धागा में N15 होगा और नए धागा में N14 होगा। अब अगले जनरेशन में, दूसरे और तीसरे जनरेशन में इसकी मात्रा, हाइब्रिड की मात्रा 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5 इस तरह घटती चली गई। इस फिगर में देखिए, सबसे ऊपर जो डीएनए दिखलाया गया है वह हाई मोलेकुलर वेट का N15 रेडियो लेबल्ड है। यह पर्पल कलर 15N को दर्शाने के लिए लिया गया। अब इसको जब नॉर्मल कल्चर मीडियम में पाला गया तो नॉर्मल कल्चर मीडियम में N14 है। अब N14 का मतलब अब जो नया स्टैंड बनेगा उस पर N14 रहेगा। तो इसलिए एक धागा N14 और दूसरा धागा N15 हो गया। तो इस दोनों डीएनए में ब्लू कलर वाला धागा नॉर्मल N14 नाइट्रोजन है। अगले जनरेशन में जब 2 से 4 डीएनए बने तो इस तरह के हाइब्रिड 4 में 2 हो गए यानी 50%। तीसरे जनरेशन में 8 बनेंगे, 8 में भी 2 मिलेंगे तो 25%। और अगले में 16 बनेंगे, 16 में भी 2 मिलेंगे तो 12.5%। तो इस तरह डीएनए की मात्रा लगातार 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5 हो तो यह तभी संभव है जबकि रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता हो। अब इस बात का प्रमाण मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने उन विभिन्न एंजाइम्स की भी खोज करना शुरू किया जिनकी मदद से डीएनए का रिप्लिकेशन संभव है। इस सिलसिले में एक एक्सपेरिमेंट, कायन्स का एक्सपेरिमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने हाइड्रोजन के हायर आइसोटोप 3H का प्रयोग किया, उस मीडियम में बैक्टीरिया को पाला और सेल डिवीजन के समय बैक्टीरिया का डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने पाया कि एक विशेष बिंदु से बैक्टीरिया के डबल स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, यानी कि स्टैंड सेपरेशन का सीधा उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। अब यह सेपरेशन एक विशेष बिंदु से होता है जिसे हम लोग ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहा करते हैं। तो ये जो 2 स्टैंड सेपरेट हो रहे हैं ऑरिजिन पॉइंट से, इनके सेपरेशन के कारण एक गोल सर्कुलर डीएनए के अंदर एक धागा खिंचा के चला आया तो थीटा जैसी बनावट दिखाई पड़ती है। अब उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनते चले जाएंगे
और ये सेपरेट स्टैंड और खिंचाते चले जाएंगे, बड़े से बड़े होते चले जाएंगे। ये डायग्राम है, पहला पार्ट फोटोग्राफ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, उसी का डुप्लीकेट बनाया गया दूसरी तरफ डायग्रामेटिकली। इस पर लाल रंग से दिखलाया गया है नया स्टैंड और काले रंग से है पुराना स्टैंड। तो आप देख रहे हैं पुराना स्टैंड दो भाग में बट गया और दोनों बटे हुए हिस्से पर नए धागे यानी आरएनए लाल स्टैंड का कम्प्लीमेंट्री स्टैंड का निर्माण हो रहा है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अब कायर्स का मानना था कि जब ओरिजिन पॉइंट से डीएनए के दोनों स्टैंड अलग होते हैं तो ये अलग होने की क्रिया सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ते जाती है और चलते चलते वह ओरिजिन पॉइंट के पीछे आकर के समाप्त होती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि रिप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन मास्टर्स और ब्रोडा ने बताया कि नहीं, ओरिजिन पॉइंट से दोनों धागे अलग अलग होते हैं, दोनों ही दिशा में स्टैंड सेपरेशन होता है, जिससे कि दो रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है। फॉर्क दोनों ही विपरीत दिशाओं में बड़ा होते चला जाता है, यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। तो डीएनए रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, इसी फैक्ट को आप मान के चलिएगा। और रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, मैं यहाँ पर सिंथेसिस बाई डायरेक्शनल नहीं कह रहा हूँ, यह रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है। परिणाम क्या होगा कि ओरिजिन पॉइंट से ठीक विपरीत दिशा में जहाँ पर रिप्लिकेशन टर्मिनेट करेगा वहाँ एक सुपर कॉइल बन जाएगा। इस तरह से देखिए, दोनों ओरिजिन पॉइंट एक दूसरे से एकदम अलग अलग हो गए और इधर भी एक फॉर्क बन रहा है और इधर भी एक फॉर्क बन रहा है। फॉर्क दोनों दिशा में बन रहा है। इसका मतलब ये इधर से सिमट के यहाँ आएगा तो ये इधर से सिमट के यहाँ आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, एक सुपर कॉइल। अब डीएनए रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म को समझिए। द पार्ट ऑफ डीएनए इन व्हिच रिप्लिकेशन अकर्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर पार्ट इज नोन एज रिप्लिकेशन यूनिट और रिप्लिकॉन। यह मानना है कि अधिकांश डीएनए में अलग अलग हिस्सा अपने अपने हिस्से का विभाजन रिप्लिकेशन स्वतंत्र रूप से करता है। तो हर ऐसे विभाजन की इकाई का नाम रखा गया रिप्लिकॉन। अब बैक्टीरिया में एक ही जगह से रिप्लिकेशन शुरू होता है, इसलिए बैक्टीरिया का क्रोमोसोम एक इकाई के बराबर एक रिप्लिकॉन का बना हुआ माना जाएगा। इस तरह से लगभग 1 लाख बेस पेयर्स लंबा बैक्टीरियल डीएनए सिर्फ 1 मिनट में डिवाइड करता है, तो 50,000 लाख बेस पेयर लंबा यह बैक्टीरियल क्रोमोसोम 40-50 मिनट में रिप्लिकेशन कर सकता है। 1 लाख के लिए अगर 1 मिनट, तो 50 लाख के लिए 50 मिनट की जरूरत होगी। अब रिप्लिकेशन के समय क्या हुआ, तो द 2 strands ऑफ डीएनए सेपरेट एट ओरी मीन्स ओरिजिन साइट एंड 2 रिप्लिकेशन फॉर्क्स आर फॉर्म्ड, दे प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों रिप्लिकेशन फॉर्क 2 शाखाओं में बटी हुई चीज़ को फॉर्क कहते हैं, विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं। और विपरीत दिशा का मतलब एकदम विपरीत दिशा में जहाँ टर्मिनेशन समाप्ति होना है वहाँ सुपर कॉइल बना। अब आप इस डायग्राम में देखिए, पहले डायग्राम में सिर्फ दिखलाया गया कि ओरिजिन पॉइंट है ये, दूसरे में दिखलाया गया कि ओरिजिन पॉइंट पर सेपरेशन शुरू हुआ। यहाँ देखिए सेपरेशन हो गया, दोनों ओरिजिन पॉइंट अलग अलग हो गए और रिप्लिकेशन का फॉर्क एक इधर और एक इधर बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये फॉर्क बड़ा होते चला गया, एक इधर
और एक इधर, तो सुपर कॉइल कहाँ बनेगा? तो नीचे की ओर बनेगा, फॉर्क के विपरीत दिशा में इस तरफ सुपर कॉइल बनेगा यहाँ पर। यहाँ देखिए सुपर कॉइल दिखलाया गया है। ओरिजिन वाली बात चली आई यहाँ भी नीचे ओरिजिन वाली बात है, यहाँ सुपर कॉइल बीच के एरिया में। डिवीजन के बाद यह टर्मिनेशन पॉइंट यहाँ है, जबकि ओरिजिन पॉइंट विपरीत दिशाओं में यहाँ है और यहाँ है, नीचे यहाँ पर। तो इस तरह से बैक्टीरियल सर्कुलर डीएनए का डिवीजन होते रहता है। अब जब यह एक जगह पर सारा ट्विस्ट आके जमा हो जाता है, सुपर कॉइल हो जाता है, तो ऐसे में फॉर्क का आगे बढ़ना मुश्किल है। तो एक एंजाइम डीएनए लाइएज, जिसे लोग नीकेज कहा करते हैं अक्सर, वह किसी एक धागा, यहाँ मान के चलिए कि माइनस स्टैंड को इसने तोड़ दिया, तो जब एक भी धागा खुलेगा तो वह उल्टी दिशा में घूमते हुए इंटैक्ट धागा से, बिना टूटे हुए वाले धागा के हिस्से से छूटता चला जाएगा, उस पर टेंशन समाप्त हो जाएगा। अब अलग होने के बाद डीएनए का निर्माण कंप्लीट होगा और टूटे हुए धागे का दोनों छोर डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम फिर से जोड़ देगा। इस तरह बैक्टीरिया के दोनों डॉटर डीएनए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब यूकैरियोट में जो रेट ऑफ डिवीजन होता है वह बहुत कम होता है। बैक्टीरिया की अपेक्षा वह 10% है, लेकिन डीएनए की मात्रा कितनी है? तो 1000 गुना ज़्यादा। तो अगर इस हिसाब से आकलन किया जाए तब तो यूकैरियोट के क्रोमोसोम को हमारे आपके क्रोमोसोम को डिवाइड करने में लगभग 50 दिन लग जाएगा, जबकि सेल डिवीजन के पहले इंटरफेज में एस फेज 4-5 घंटे का होता है। इसी के बीच डिवीजन की क्रिया, डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया पूरी होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यूकैरियोट का बड़ा लंबा डीएनए लगभग 1000 रिप्लिकॉन्स में बटा है और हर रिप्लिकॉन अपने अपने हिस्से में विभाजन शुरू करता है। यानी एक बड़े से डीएनए के ऊपर लगभग 2000 रिप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं और सबका विभाजन एक साथ शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये बीच में खुला हुआ सा हिस्सा, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इन सब के बीच में अपना ओरिजिन साइट है, यहाँ, यहाँ। अब ये विभाजन करते हुए जब दाएं बाएं जाएंगे तो दूसरा वाला भी दाएं बाएं आते हुए आपस में इस हिस्से में एक दूसरे के नज़दीक आएगा, तो ये दोनों मिल कर के एक बन जाएंगे। ऐसे दोनों मिल कर के एक बन जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों मिल कर के भी एक हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। फिर जब ये इस हिस्से में एक दूसरे से नज़दीक आएंगे तो फिर ये चारों मिल कर के एक ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरह होते होते पूरे डीएनए की लंबाई का रिप्लिकेशन पूरा होता है। इसलिए हमारे आपके अंदर भी बैक्टीरिया जितना तो नहीं, लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। थैंक यू।